इस साल का मोस्ट वेटिंग आईपीओ टाटा कैपिटल आ चुका है। बड़ी साइज का आईपीओ है और हमने पास्ट में जितने भी बड़े साइज के आईपीओ देखे हैं अक्सर उनकी लिस्टिंग फेल होती हुई दिखी है। ना तो लिस्टिंग के टाइम उन्होंने कोई खास लिस्टिंग गेन दिए और लॉन्ग टर्म में भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेंगे भी और अलॉटमेंट के चांस कैसे रह सकते हैं, क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा है, आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में विद प्रॉपर रीजनिंग। शुरू करते हैं। कंपनी काम क्या करती है। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि एक एनबीएफसी है और लोगों को लोन देने का काम करती है, लाइक पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। लोन एक तो हम डायरेक्ट बैंक से लेते हैं। बैंक का काम क्या है, बैंक लोगों के पैसों को स्टोर करता है। बैंक उसी स्टोर्ड पैसों को यूज करता है बाकी लोगों को लोन देने के लिए एट सम इंटरेस्ट रेट। दूसरी होती है एनबीएफसी। एनबीएफसी कोई डिपॉजिट नहीं लेती, या तो वो खुद बैंक से लोन लेगी या फिर वो अपनी कैपिटल के थ्रू पैसा उठाएगी और फिर उस पैसे को आगे लोन की फॉर्म में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जिस इंटरेस्ट रेट पे एनबीएफसी बैंक से लोन लेती है उससे हायर इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा लोगों को देती है। यहीं से एनबीएफसी का प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट होता है। अब सवाल ये है कि लोग एनबीएफसी से पैसा क्यों ही लेंगे जबकि उससे कम इंटरेस्ट रेट पे तो वो डायरेक्ट बैंक से पैसा ले सकते हैं। इसका जवाब तुम मुझे कमेंट में बताना। प्राइस बैंड है 310 से 326, हम अप्लाई करेंगे 326 पे। एक लॉट है 40 शेयर्स का। कंपनी उठा रही है 15,000 करोड़ आईपीओ के थ्रू, जिसमें से 6,000 करोड़ फ्रेश इशू है जो जाएगा कंपनी की ग्रोथ में। मतलब कंपनी इस पैसे को यूज करेगी बाकी लोगों को लोन देने के लिए। बाकी का 8,000 करोड़ है ओएफएस जो जाएगा कंपनी के ओनर्स के पास जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। रिटेल में एक लॉट रहने वाला है 14,996। अगर आपको ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना है तो अपनी कैटेगरी स्विच कर सकते हो, या तो बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हो। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 95%, जो आईपीओ के बाद घटकर हो जाएगी 85%। मतलब 10% कंपनी की ओनरशिप पब्लिक और म्यूचुअल फंड्स के इन सब के पास चली जाएगी। क्यूआईबीज को मिले हैं 50% शेयर, एचएनआई को मिलेंगे 10% और बाकी का 35% रिटेल और एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड है और इसमें शेयर होल्डर कोटा है नहीं। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स पे। एसेट्स ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। 2023 में थे 1,35,000 करोड़ जो कि 2 सालों में नियर टू डबल हो गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ लग रही है जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन से वो बढ़ नहीं रहे हैं। बोरोइंग्स का बढ़ना, बेसिकली उधार का बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए नेगेटिव माना जाता है, पर एनबीएफसी में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती क्योंकि अगर वो पीछे से पैसे उठाएगी तभी तो वो आगे दे पाएगी। कुछ रेशोज देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 12% जो कि थोड़ा कम है। मिनिमम 15% तो कम से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 11%। डेट टू इक्विटी देखने का कोई फायदा है नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.1 की। पीई जिसपे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो है 36 का। पीई और पीबी से हमें पता लगता है कि कंपनी कैसी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। पीई और पीबी जितना कम उतनी सस्ती वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। बाकी पीयर से कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस जिसने काफी अच्छी वेल्थ बना के दी है उसका पी है 37 का, श्रीराम फाइनेंस 12 और एचडीबी फाइनेंशियल जो भी कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था उसका पी है 28 का। वैल्यूएशन वाइज सस्ती तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी हायर साइड में ही वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। ज्यादा महंगी भी नहीं है तो उतनी सस्ती भी नहीं है। किसी को ये लग रहा हो कंपनी महंगी सस्ती, इसका क्या मतलब है। कंपनी मांग रही है हमसे एक शेयर का प्राइस 326, वो इसका प्राइस 326 से कम भी तो मांग सकती थी, लेट्स से 300, तो तब शायद इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्टेड रहते और मे बी उनको थोड़ी वैल्यूएशन सस्ती लगती। अगेन वैल्यूएशन केवल शेयर प्राइस का गेम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस 50-60 रुपए हो और वो स्टिल ओवर वैल्यूड हो। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा हाउ टू एनालाइज एनी आईपीओ जिसमें हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट मी नो इन कमेंट। इंपोर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 6 को, क्लोज होगा 8 को, अलॉटमेंट आएगा 9 को और लिस्टिंग है 13 को। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। करे भी तो लिस्टिंग गेन के लिए करे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करूंगा पर डिसीजन आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। वैल्यूएशन कुछ खास सस्ती है नहीं और 15,000 करोड़ का आईपीओ कोई मजाक तो है नहीं। कंपैरिजन करें तो एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ जो अभी कुछ टाइम पहले आया था उसका इशू साइज था 12,000 करोड़। इससे कम साइज का होने के बावजूद उसकी रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रह गई थी, ये तो जबकि उससे बड़ा है। इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सेम ब्रैकेट में एक और आईपीओ आ रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका इशू साइज खुद में काफी बड़ा है 11,000 करोड़। मतलब लोगों के आधे फंड्स तो यहाँ बिजी रहेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में आई एम एंटिसिपेटिंग 0.6 to 0.7 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ओवरऑल तो ये 3 से 5 गुना हो ही जाएगा क्योंकि बड़े प्लेयर्स लाइक म्यूचुअल फंड, क्यूआईबीज ये तो है ही। मतलब सबको अलॉटमेंट मिलना ही मिलना है। तुम 1 लॉट लगाओ, 2 लॉट लगाओ या 3 लॉट लगाओ, तुमको ऑलमोस्ट सब में अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। अप्लाई करने का सोच सकते हो पर कंट्रोल्ड क्वांटिटी में अप्लाई करना।
नेगेटिव लिस्टिंग के तो चांस काफ़ी कम है क्योंकि टाटा नाम ही काफ़ी है, पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं लास्ट डे पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। सबको अगर शेयर्स मिल जाएंगे तो आईपीओ से हायर प्राइस पे खरीदने वाले कम होंगे, खरीदने वाले कम होंगे तो हमारा लिस्टिंग गेन भी कम होगा। बड़ा इशू साइज है तो ऐसा हो सकता है कि ओपन होते ही नीचे आए। लॉन्ग टर्म वाले इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि सेक्टर तो डिमांडिंग है, पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ मत एक्सपेक्ट करना क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ही लार्ज कैप है। आई होप लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।